गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय है राग वर्गीकरण का लास्ट पार्ट, आधुनिक काल, मॉडर्न टाइम। शुरू से मैं राग वर्गीकरण के बारे में बोलता आ रहा हूँ कि राग वर्गीकरण के प्राचीन काल से ही और आधुनिक काल से ही 3 भाग बनाए हुए। ऐसा क्यों किया हुआ है? इस शुरू वाली ही वीडियो में मैंने बताया था कि सृष्टि में हमें अलग अलग जगह वर्गीकरण देखने को मिलता है, अलग अलग जगह बंटवारा मिलता है कि ये काम उसके जिम्मे है, ये काम उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये काम उसकी जिम्मेदारी है। प्रकृति ने ही बंटवारा किया हुआ अपने आप में, समाज की तो बात ही क्या है। इसी तरह राग वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला 800 वर्ष तक, 800 ईस्वी तक के समय को लेकर के कहा गया प्राचीन काल, और उस 800 ईस्वी में 1000 साल और जोड़ दीजिए, अर्थात 1800 ईस्वी तक जो समय बीता, 800 से लेकर 1800 ईस्वी तक जो समय बीता उसको मध्यकाल कहा गया। 1800 ईस्वी से लेकर अब तक जो समय है इसको आधुनिक काल का। तो आज बात है आधुनिक काल की, तो उसमें पीछे वाली बातें थोड़ी सी रिवीजन करवानी जरूर होती है। प्राचीन काल में जाति गायन प्रचार में। जाति क्या होती? धुनें होती थी जो षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम से उत्पन्न हुई मानी जाती। 18 जातियां थी, उन जातियों से ग्राम राग उत्पन्न हुए, फिर ग्राम राग से राग उत्पन्न हुए, फिर उनसे उपराग उत्पन्न हुए, फिर भाषांग, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग, इस तरह अनेकानेक अंग चलते आए और रागों का पार्टीशन होता चला आया। अब बात आ गई आधुनिक काल की। मध्यकाल के बारे में मैंने बताया था कि मध्यकाल में भी मत हुआ करते थे। शिव मत हो गया, श्री कृष्ण मत हो गया, भरत मत हो गया, हनुमान मत हो गया, फिर शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, फिर संगीत रत्नाकर के प्राचीन काल में ही 10 विधि राग, राग रागिनी वर्गीकरण। इस तरह आज का वीडियो है उसमें आधुनिक काल के बारे में बताया है। आधुनिक काल जिसमें आधुनिक काल इसमें बातें कि आज के समय की आधुनिक काल की, मतलब 1800 ईस्वी से लेकर अब तक संगीत में क्या विशेष परिवर्तन रहा। हनुमान मत और आखिरी था, उसमें हनुमान मत ही आखिरी था भरत मत के बाद, जिसमें भरत मत की तरह ही 6 राग माने गए थे और उनकी रागिनियों में, पुत्रों में, पुत्र वधुओं में कुछ अंतर माना गया। हनुमान मत, उन्होंने भरत मत की तरह राग तो वही माने, लेकिन जो उनकी रागिनियां थी, पुत्र थे, पुत्र वधुए थे, उसमें कुछ अंतर माना गया। उसके बाद शुरू हो जाता अपना आधुनिक काल। अभी भी राग और रागिनियों का जिक्र बहुत से गायक वादक करते हैं, 6 राग और 30 रागिनी, इस प्रकार अलग अलग बताते हैं। इस तरह ये चलता चलता आधुनिक काल में एक व्यक्ति हुआ नारायण मौरेश्वर। नारायण मौरेश्वर, ये व्यक्ति, ये नाम आपको याद भी रखना पड़ेगा आधुनिक काल के लिए। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सबसे पहले जो जाति थी, जाति से क्या बने? ग्राम राग। ग्राम राग जिनकी संख्या 30 बताई उन्होंने, यही है। जाति से 18 जातियों से 30 ग्राम राग उत्पन्न है। श्री नारायण मौरेश्वर ने क्या कहा कि अब जितने भी राग प्रचलन में, 1800 ईस्वी के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी राग प्रचलन में थे, इतने परिवर्तन बीच में हो चुके राग वर्गीकरण में, तो जिन भी रागों में, चाहे उनकी संख्या 500, चाहे 600, चाहे 200, चाहे 300, उन रागों में ग्राम राग की छाया दिखाई देती हो।
अगर किन्हीं भी रागों में कोई भी राग गाए बजाया जाए, अगर उनमें इन 30 ग्राम रागों की छाया दिखाई देती हो, उन्हें रागांग वर्गीकरण का, रागों का अंग कहा। और साथ में उन सभी रागों को ग्राम रागों के अंतर्गत रख दिया गया। अर्थात इन्होंने कहा कि किसी भी राग के अंदर जिन रागों में ग्राम रागों की छाया दिखाई दे, उन्हें रागांग वर्गीकरण कहा गया है, रागों का अंग कहा गया है। यही आधुनिक काल में आता है ग्राम राग वर्गीकरण। इसको रागांग मतलब रागों का, इसको बोला रागों का अंग, पार्ट्स ऑफ राग। रागों का अंग क्या बोला गया? रागांग। जिन रागों में ग्राम रागों की छाया दिखाई दे, उन्हें रागांग वर्गीकरण के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये एक उन्होंने क्या पार्टीशन किया कि रागांग वर्गीकरण बोला जाता है इसमें। और इन्होंने क्या किया कि जो भी राग थे उन सबको एक अंग की संज्ञा दे दी गई, बिलावल। बिलावल अंग ये बनाया बस एक 30 ग्राम रागों से जितने भी राग थे, उनमें अगर इन ग्राम रागों की छाया दिखाई दे तो उन्हें रागांग वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया और उसका नाम रख दिया बिलावल अंग। अंग की बात आ गई तो जिनमें छाया दिखाई दे उनको सभी रागों को सिर्फ 30 ग्राम रागों के अंतर्गत रख दिया गया। इसमें भी काफी परेशानियां होती रही, ये भी इतना बढ़िया वर्गीकरण नहीं था, लेकिन जैसा जैसा बंटवारा होता चला रहा है, अपने सिलेबस की बात है, उसी हिसाब से अपन को हमें बताना पड़ेगा आपको कि ये पैटर्न चला रहा था। ग्राम राग, इनकी छाया जिन रागों में दिखाई दे, उसके बाद रागांग वर्गीकरण का प्रचलन शुरू हो गया और उस अंग को नाम दिया गया बिलावल अंग। फिर इसके बाद परिवर्तन क्या हुआ? 1860 में 1860 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इस व्यक्ति ने, जिसके अंदर बचपन से ही संगीत के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा थी और सीखते थे, इस व्यक्ति ने क्या किया कि सभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके और दक्षिण भारत के एक पंडित वेंकट मुखी ने 72 मेल बनाए हुए थे, 72 मेल। उन्होंने उस बिलावल अंग में और वर्गीकरण करके क्या कर दिया? 72 मेल बना दिए। मेल किसे कहते हैं? 72 थाट कहते हैं मेल। और उन्होंने सब रागों को इन 72 मेल के अंतर्गत रखा गया, सभी रागों को 72 मेल के अंतर्गत रखा गया। और फिर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्या, इन सब का अच्छे से अध्ययन करके इन 72 में से 72 मेल में से केवल 10 मेल को चुन लिया। 10 मेल कहिए या 10 थाट बनाए उन्होंने अलग अलग स्वरों के आधार पर। इन 72 थाटों में से 10 थाट बनाए और फिर उन्होंने क्या, इन 10 थाटों के अंतर्गत आज के समय में जितने भी राग चल रहे हैं उन सबको इनके अंतर्गत रख दिया, मेल के अंतर्गत सभी रागों को रख दिया गया, अंतर्गत कर दिया गया। अर्थात अंतर्गत करने का मतलब क्या है कि कोई भी राग है उनको इस मेल के अंतर्गत रख दिया गया। थाट के अंदर शुद्ध और विकृत स्वर होते हैं, उनकी पहचान बना दी गई कि ये राग इस थाट से उत्पन्न माना जाएगा और ये राग इस थाट से उत्पन्न माना जाएगा। इस प्रकार उन्होंने 10 थाट बनाए जिनके नाम इस प्रकार हैं। उन्होंने पहला थाट बनाया बिलावल। बिलावल इसमें क्या क्या, सभी शुद्ध स्वर, जितने भी थे सभी शुद्ध स्वरों को
इस थाट के अंतर्गत रखा। एक थाट बनाया जिसमें सारे शुद्ध स्वर ले लिए उन्होंने। फिर क्या किया, इस थाट से जितने भी राग उत्पन्न हुए उन्होंने बताया कि 484 राग बनते हैं एक थाट से। हम उन स्वरों को कितना भी घुमा फिरा लें तो एक थाट से 484 राग बनेंगे। अर्थात जितने भी राग जिनमें शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं उन सभी को बिलावल थाट के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब वो किसके अंडर में आते हैं, बिलावल थाट के अंदर में आते हैं। दूसरा फिर उन्होंने बनाया कल्याण थाट। कल्याण थाट में क्या किया, बिलावल थाट, कल्याण थाट में क्या किया, सारे शुद्ध स्वर, इसमें सा रे ग मैं तीव्र ले लिया, प ध नी, और सारे शुद्ध स्वर, स्वर तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया और सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए गए। तीसरा उन्होंने बनाया खमाज थाट। खमाज थाट में क्या किया, सभी शुद्ध स्वर केवल नी कोमल प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी शुद्ध स्वरों को प्रयोग किया। फिर उन्होंने लिया खमाज के बाद काफी। काफी थाट में ग और नी ये कोमल स्वर प्रयोग किए जाएंगे, बाकी सभी शुद्ध स्वर होंगे। मारवा, जैसा कि नाम से प्रथम मा और रा, इसमें रे कोमल और मा तीव्र प्रयोग किया गया, बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए। छठा भैरव। भैरव में रे और ध कोमल और बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे। उसके बाद आसावरी। आसावरी में ग ध नी कोमल प्रयोग किए जाएंगे, बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे। आठवां पूर्वी। पूर्वी में रे मैं और ध ये तीन स्वर विकृत प्रयोग किए जाएंगे, बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे। और नौवां उन्होंने बनाया भैरवी। भैरवी में क्या, जितने भी कोमल स्वर हैं रे गा धा नी सभी कोमल स्वरों से एक थाट बनाया जिसमें सारे कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। और उसके बाद बनाया उन्होंने थाट लास्ट तोड़ी। तोड़ी में क्या है, रे ग मा और धा। इस तरह 10 थाट बना दिए उन्होंने और प्रत्येक थाट के सीधे नीचे क्या कर दिया, 484 राग एक थाट से बन सकते हैं। 484 राग प्रत्येक थाट से 484 राग बन सकते हैं, इसलिए रागों की संख्या उन्होंने पहुंचा दी 4840। बिलावल थाट सभी शुद्ध स्वर, कल्याण थाट सभी शुद्ध स्वर लेकिन केवल मैं तीव्र। खमाज में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे लेकिन नी जो है वो कोमल नी प्रयोग की जाएगी। काफी थाट में ग और नी को छोड़ के सभी शुद्ध स्वर, ग और नी कोमल प्रयोग किए जाएंगे। मारवा में रे और मैं विकृत स्वर, रे कोमल और तीव्र मध्यम प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी शुद्ध स्वर होंगे। भैरव में रे और द कोमल होंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। आसावरी में ग धा नी ये तीन स्वर कोमल प्रयोग किए जाएंगे, बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग जाएंगे। पूर्वी में क्या किया गया, जो भैरव था उसमें तीव्र मध्यम और डाल दिया गया, रे कोमल ध कोमल और मैं तीव्र डाल दिया गया, ये बन गया पूर्वी थाट। इसके अंतर्गत जितने भी राग आएंगे उनमें इन्हीं स्वरों का प्रयोग अत्यधिक पाया जाएगा, इसलिए उनको इन्हीं थाटों के अंतर्गत में रख दिया गया। भैरवी, भैरवी में रे गा धा नी जो चारों कोमल स्वर थे उनको सभी को भैरवी थाट बना दिया गया। और फिर बनाया तोड़ी जिसमें रे गा धा ये तो कोमल स्वर और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया। इस तरह उन सभी स्वरों से मिला के और भी थाट बनाए जा सकते हैं, जैसे दक्षिण भारत में 72 थाट चल रहे हैं, आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये वर्गीकरण किया। ये वर्गीकरण पंडित विष्णु नारायण का बनाया हुआ, इसको अब तक प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी रागों को सरलीकरण करने के लिए ये सारे वर्गीकरण किस लिए किए जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं देखिए उनको याद करने में आसानी हो और सरलता बने रहे। वर्गीकरण सरल करने के लिए किया जाता है, किसी भी कार्य को वो अत्यधिक सरल हो जाए
आसान हो जाए, इसलिए उसमें बंटवारा किया जाता है, उसमें वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती, इसलिए ताकि वो सरल हो जाए। ऐसा ही अब तक प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी रागों में परिवर्तन हुए, वर्गीकरण हुए, उनमें सबसे उत्तम आधुनिक काल का थाट राग वर्गीकरण सबसे उत्तम माना जाता है। तो आखिरी क्या हुआ? थाट राग वर्गीकरण सबसे उत्तम माना जाता है। थाट राग वर्गीकरण ये पंडित विष्णु नारायण देव की है। तो ये हमारा वर्गीकरण, राग वर्गीकरण चैप्टर जो सबसे विशाल भी है म्यूजिक में, आज समाप्त हुआ। आपको अच्छे से सुनना है और तैयारी करनी है। धन्यवाद।